नमस्कार, इनसाइड आउट के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज बात एक ऐसी त्रासदी की जिसकी दर्दनाक यादें एक दशक बीत जाने के बाद भी जहन में ताजा है। जून 2013 में प्रकृति ने उत्तराखंड के कई हिस्सों में ऐसा रौद्र रूप दिखाया जिसकी छाप, दर्द और आंसू आज भी देखे जा सकते हैं। केदारनाथ धाम में प्रकृति का ऐसा तांडव दिखा कि हजारों श्रद्धालु मौत की नींद सो गए। तो आज बात 16 जून 2013 की, जब इंसानी ताकत और तकनीक पर कुदरत की मार भारी पड़ी। यह कहानी सिर्फ एक बाढ़ की नहीं है, यह कहानी है उन हजारों चेहरों की जो श्रद्धा के साथ निकले थे बाबा केदार के दर्शन करने, लेकिन कभी लौटकर नहीं आए। यह कहानी महज आपदा के विध्वंस की नहीं है, यह कहानी है मानव की चूक की, ग्लोबल वार्मिंग की। आज हम आपको दिखाएंगे केदारनाथ त्रासदी की वो भयावह सच्चाई जो बारिश की बूंदों से शुरू होकर मौत के आगोश में समा गई। आज इनसाइड आउट में एक बार फिर पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, और वो इसलिए क्योंकि मौसम एक बार फिर ऐसा ही रौद्र रूप धारण कर रहा है। केदारनाथ त्रासदी की याद फिर से आ रही है। जानेंगे क्या हुआ था 16 जून की उस काली रात को। इतनी भीषण बारिश और बाढ़ आई क्यों थी? क्या यह सामान्य था या कुछ असामान्य हो रहा था? क्या इस तबाही का कोई संकेत पहले से मिल रहा था? क्या ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का इसमें कोई हाथ था? क्या इस आपदा में इंसानी लापरवाही की भी कहीं कोई जगह थी, गुंजाइश थी? क्या पर्यावरण नियमों को नजरअंदाज किया गया था? क्या भारी निर्माण कार्य जिसमें होटल, सड़क, धाम परियोजनाएं खतरा बढ़ा रही थी? तबाही के बाद राहत और बचाव कार्य कैसे चलाया गया? कितने लोग लापता हुए और कितनों को बचा लिया गया? क्या अब उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन बेहतर हुआ है? इतनी तबाही के बाद भी केदारनाथ मंदिर कैसे बच गया? आज के इनसाइड आउट में इन तमाम सवालों का देंगे आपको पूरा इनसाइड आउट। सबसे पहले आपको बताते हैं केदारनाथ है कहां और यहां की धार्मिक मान्यता क्या है। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जो समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर है। केदारनाथ उत्तराखंड में हिंदुओं के पवित्र 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में से एक धाम है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में जिन 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है, केदारनाथ उनमें सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ मंदिर के पास ही मंदाकिनी नदी बहती है। भगवान शिव का यह मंदिर 1000 साल पुराना बताया जाता है, जिसे चतुर्भुजाकार आधार पर पत्थर की बड़ी बड़ी पट्टियों से बनाया गया। मंदिर के गर्भगृह की ओर ले जाती सीढ़ियों पर पाली भाषा के शिलालेख देखने को मिलते हैं। पाली भारत की सबसे प्राचीन ज्ञात भाषाओं में से एक कही जाती है, जिसे भारत की सबसे प्राचीन लिपि थंप लिपि में भी लिखा जाता था। केदारनाथ धाम गर्मियों के दौरान करीब 6 महीने के लिए खुला रहता है। सर्दियों में इसे बंद कर दिया जाता है। सर्दियों में यहां भारी बर्फबारी होती है। उस दौरान यह इलाका बर्फ की एक मोटी परत में ढक जाता है। मान्यता है कि देश भर में अद्वैत वेदांत यानी ब्रह्मा एकमात्र सत्य है। इसी के प्रति जागरूकता फैलाने वाले हिंदुओं के प्रसिद्ध संत आदि शंकराचार्य ने चारों धामों की स्थापना के बाद 32 साल की आयु में इसी स्थान पर समाधि ली थी। साल 2021 में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी किया गया। अब बात 16 जून 2013 की। यह वो तारीख है जिसने उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों को तबाही के भयंकर मंजर से रूबरू करवाया। हजारों जिंदगियां सैलाब में बही। ये बिल्कुल असामान्य घटना है। अगर आप देखें तो क्लाइमेट चेंज 2024 रिपोर्ट जो है अभी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है, और उसमें बताया है कि किस तरह से जो ओवर लास्ट 30 ईयर हमारी जो टेम्परेचर चेंज की रेट है वो लगभग दुगनी हो गई है। यानी कि जो रेट था हमारा 1990 से पहले, वो 1990 से लेके 2020 के बीच लगभग दुगना हो चुका है। और आज की जो समय में तापमान 1.04 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है। 2013 का जून का महीना उत्तराखंड की वादियों में सब कुछ सामान्य था। केदारनाथ में हर बार की तरह भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही थी।
मंदाकिनी नदी के किनारे बने होटल्स, धर्मशालाएं, लोग यहां पर जमकर रह रहे थे और चहल पहल आम थी। लेकिन कुदरत कुछ और प्लानिंग कर रही थी। केदारनाथ की शांत घाटी एक ऐसी त्रासदी की ओर बढ़ रही थी जिसकी किसी ने कभी शायद कल्पना नहीं की थी। ये कोई आम प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये प्रलय थी। ये प्रलय थी, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंदिर के चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ थे, पास में बहती मंदाकिनी नदी और पीछे चौराबाड़ी ग्लेशियर। प्रकृति की गोद में बसे इस अलौकिक धाम की यही भौगोलिक स्थिति 2013 की त्रासदी की सबसे बड़ी वजह बनी। 14 जून 2013 इसी तारीख से उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही थी। आमतौर पर यहां मॉनसून जुलाई में आता है, लेकिन इस बार यह मौसम कुछ पहले आ गया। एक साथ तीन पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत में सक्रिय हो गए। आईएमडी यानी कि भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 15 और 16 जून को उत्तराखंड के कई हिस्सों में सामान्य से 375% ज्यादा बारिश हुई। केदारनाथ और इसके आसपास के इलाके इस बारिश से बुरी तरह से प्रभावित हुए, लेकिन इस खतरे को ना तो समय पर भांपा गया और ना ही इससे निपटने की कोई पुख्ता तैयारी की गई थी। 16 जून 2013 की शाम तक भारी बारिश की वजह से केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे कुछ ऊंचाई पर स्थित चौराबाड़ी झील ओवरफ्लो हुई। बहुत ज्यादा पानी बह जाने की वजह से झील का प्राकृतिक बांध अचानक टूट गया और पानी सैलाब बनकर तेजी से नीचे की ओर बहने लगा। यह इतनी तेज गति में था कि रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह होती गई। पेड़, इमारतें, सड़कें, दर्शन को पहुंचे श्रद्धालु सब इस सैलाब की भेंट चढ़ गए। इस दौरान केदारनाथ मंदिर के पीछे एक विशाल बोल्डर आकर अटक गया, जिसकी वजह से सैलाब मंदिर से सीधे नहीं टकराया। लोग इसे केदार बाबा का चमत्कार मानते हैं। हालांकि इस तबाही के सैलाब में मंदिर परिसर के चारों ओर स्थित सारी इमारतें, होटल्स और धर्मशालाएं पूरी तरह से बह चुके थे। हजारों लोग जो मंदिर के आसपास रुके थे, मलबे और पानी के इस बहाव में या तो बह चुके थे या फिर फंसे हुए थे। वो रात कई जिंदगियों पर कहर बनकर टूटी थी। बाबा केदार के जयकारों से गूंजती राहें चीख पुकार से गूंजती नजर आई। देखिए, वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ था और उसकी टाइमली इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट नहीं हो पाई थी। तो उसमें क्या हुआ था कि हम कहते हैं कि क्लाउड बर्स्ट हो जाना यानी कि 1 घंटे के अंदर 100 mm रेन हो जाना, लगभग 4 इंच के करीब, या आधे घंटे में 50 mm रेन हो जाना, वो क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन होती है। तो उस समय जो वहाँ पर हुआ था वो क्लाउड बर्स्ट की कंडीशन की वजह से आप कह सकते हैं कि एक फ्लड वाली कंडीशन क्रिएट हुई थी और उसकी वजह से ये त्रासदी आई। तो वहाँ जो डैम था वो स्ट्रॉन्ग डैम नहीं था और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने सिल्टेशन बहुत ज़्यादा थी उसके अंदर, और उसके चलते जो है ये सारा प्रेशर पानी का नीचे आया है और वो तेज़ी से पानी बढ़ता चला गया। तो लोगों की समझ में नहीं आया, वो दाएं बाएं भागने शुरू हो गए और बहुत से लोग मंदिर के अंदर शेल्टर ले लिया, और लेकिन पानी वहाँ इतना तेज़ था और पानी पूरा भर गया। लेकिन एक शिला, बहुत बड़ी शिला जो है वो पानी के प्रेशर से आई और वो वहाँ पहले नदी के रास्ते में या फ्लैश फ्लड के रास्ते में वो आके अटक गई, जिसके चलते जो है थोड़ा सा ये कम डैमेज हुआ। अदरवाइज मंदिर भी जो है पूरा जा सकता था। 17 जून तबाही के बाद की सुबह केदार घाटी में जब कोहरा छटा और बारिश थोड़ी रुकी तो लोगों की आंखों के सामने जो मंजर था वो किसी नर्क से कम नहीं था। मंदिर के चारों ओर कीचड़, पत्थर और लाशें बिखरी पड़ी थी। कई लोग अपने परिवारों को खोज रहे थे, कुछ अपने जख्मी बच्चों को ढूंढ रहे थे, तो कोई बस चुपचाप सदमे में बैठा था। केदारनाथ से नीचे की ओर जो रास्ता गौरीकुंड और फिर रुद्रप्रयाग तक जाता है, वहां भी तबाही का ही आलम था। रामबाड़ा नाम की जगह, जो कि यात्रियों के रुकने का एक मुख्य पड़ाव मानी जाती है, पूरी तरह से मिट चुकी थी, और वो भी ऐसे जैसे कभी उसका अस्तित्व ही नहीं था। गौरीकुंड, जो केदारनाथ की ओर चढ़ाई का पहला पॉइंट है, वहां पुल बह चुका था, सड़कें टूट चुकी थी और मकान मलबे में तब्दील हो चुके थे। पहाड़ों पर न खाना था, न पानी, न टॉर्च, न मोबाइल नेटवर्क, और ना ही तब तक कोई रेस्क्यू, कोई मदद।
केदारनाथ में हुआ क्या था? शुरुआत में प्रशासन को भी पूरी तस्वीर समझने में वक्त लगा। लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम की वजह से हवाई निगरानी संभव नहीं हो पा रही थी। आखिरकार 18 जून को राहत बचाव दल तैयार हुआ। सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमें सक्रिय हो पाई। तब जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो सका। इसे ऑपरेशन राहत का नाम दिया गया, जो देश में अब तक का सबसे बड़ा सर्च और रेस्क्यू अभियान बना। करीब 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स, हजारों जवान, पायलट, डॉक्टर और स्थानीय लोग सबने मिलकर 1 से 1.5 लाख यात्रियों को यहां से बाहर निकाला। लेकिन इन प्रयासों के बीच एक और हादसा हो गया। 25 जून को राहत बचाव में लगा एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, जिसमें 20 से ज्यादा जवानों और राहत कर्मियों की मौत हो गई। केदारनाथ त्रासदी में सरकार ने आधिकारिक तौर पर 5700 लोगों को मृत या लापता घोषित किया, लेकिन जमीनी रिपोर्टर्स, एनजीओ, स्थानीय गांव वाले और चश्मदीदों के अनुसार मरने वालों की संख्या 10,000 से भी ज्यादा थी। हजारों शव ऐसे इलाकों में बिखरे पड़े थे जहां पहुंचना भी संभव नहीं था। बहुत से शव मलबे में दब रहे थे, कई तो नदियों के साथ बह चुके थे, कई लाशें अभी मिली नहीं थी और कुछ शायद अभी भी नहीं मिली। कई मृतकों की पहचान नहीं हो सकी और हजारों परिवार आज भी ये नहीं जानते कि उनके परिजन जिंदा है या नहीं। अगले कुछ सालों तक अलग अलग जगहों से शवों का मिलना यूं ही जारी रहा था। इस आपदा ने हजारों परिवारों को अपनों से अलग कर दिया। केदारनाथ घाटी के 3000 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए। हजारों लोग बेघर हो गए, जिनका सब कुछ बह गया। घर, दुकान, जमीन, मवेशी, कुछ नहीं बचा था। इलाके में स्कूल बंद हो गए थे, स्वास्थ्य सेवाएं खत्म हो चुकी थी, टूरिज्म पूरी तरह से ठप हो चुका था। आर्थिक नुकसान हजारों करोड़ में बताया गया। आपदा पर बाद में सीएजी की रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि आपदा पूर्व चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया था, पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना हुई थी और स्थानीय प्रशासन अलर्ट जारी करने में भी नाकाम रहा था। 16 जून की रात सिर्फ केदारनाथ ही नहीं, उत्तराखंड के इतिहास में एक भयावह मोड़ लेकर आई थी। राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी था। अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी और गंगा जैसी प्रमुख नदियां अपने उफान पर आ गई थी। चमोली जिले में बारिश इतनी तेज हुई कि कई छोटे पुल यूं ही बह गए और सड़कें टूटती रही। इसी तरह जोशीमठ, गोचर, गोपेश्वर, पीपल कोटी जैसे इलाकों में बिजली और संचार सेवा पूरी तरह से ठप हो गई थी। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका था। गंगा का स्तर इतना बढ़ चुका था कि हर की पौड़ी तक डूबने की कगार पर पहुंची। प्रशासन ने इलाके में अलर्ट तो जारी किया, लेकिन यह नुकसान बचा नहीं पाए। रिहायशी इलाकों में पानी घुसा, निचले इलाकों में बसे व्यापारियों को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। वहीं ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला क्षेत्र और तपोवन जैसे इलाकों में घाट के किनारे स्थित दुकानों और होटल्स में बाढ़ का पानी भर चुका था। 17 जून की सुबह जब बारिश कुछ धीमी हुई, तब जाकर राज्य में तबाही की तस्वीरें साफ होने लगी। पूरे उत्तराखंड में जगह जगह से नुकसान की खबरें आने लगी। बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से टूट चुका था और उसके दोनों ओर हजारों तीर्थयात्री जाम में फंसे रहे। रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में नदियां अपने रास्ते छोड़कर खेत, घर, सड़कें, दुकानें सब कुछ बहाती हुई आगे बढ़ रही थी। कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट चुका था। भूस्खलन की वजह से कई रास्ते अवरुद्ध हो गए थे और बचाव दलों तक को घटनास्थल तक पहुंचने में बेहद मुश्किल हुई। जब हम पहाड़ों पर यात्रा कर रहे हैं और खासतौर पे मानसून के मौसम में, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम मौसम संबंधी चेतावनी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दी गई वार्निंग या चेतावनियों का पालन करें। बिकॉज हम लोग उत्साह में कहीं उन क्षेत्रों में चले जाते हैं जहां पर फ्लड या फ्लैश फ्लड की संभावना रहती है। तो हमें ज़रूरी है कि जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा चेतावनी दी गई है उनका पालन करें। अब बात आती है कि हम एज एन इंडिविजुअल उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि जब बारिश या तेज बारिश की चेतावनी है, तो हम जो रिवर या जहाँ पर फ्लैश फ्लड आने की संभावना है, जो वर्नेबल जोन है, वहाँ से थोड़ी दूर चले जाएं और जब तक मौसम विभाग के द्वारा या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सेफ डिक्लेयर ना किया जाए, वहाँ पर ना आए। तो इस तरह से जो संभावित घटनाएं हैं
के द्वारा जान और माल की हानि को कम किया जा सकता है। 16 जून के बाद से कुछ दिन तक हरिद्वार में गंगा आरती तक बंद करनी पड़ी, क्योंकि गंगा का पानी घाट की सीढ़ियों को पार कर चुका था। छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी चली गई थी। गंगा किनारे बने मंदिरों और आश्रमों को भी भारी नुकसान पहुंचा था। गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक का रास्ता पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। यहां कई लोग फंसे थे, जिनमें महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब शामिल थे। वहीं जोशीमठ और पीपल कोटी में जमीन खिसकने के चलते दर्जनों घरों में दरारें भी आई। अलकनंदा नदी के किनारे बसे गांव में सैकड़ों घर बह गए, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग और ऋषिकेश गंगोत्री मार्ग पूरी तरह से टूट चुका है। 15 से 17 जून के बीच तबाही की बात करें तो इन 3 दिनों में उत्तराखंड के कई जिलों में कुल मिलाकर 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। अकेले हरिद्वार और ऋषिकेश में लगभग 300 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान अनुमानित किया गया। हजारों यात्री अलग अलग स्थानों पर फंसे हुए थे, जिनमें बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। केदारनाथ से शुरू हुआ ऑपरेशन राहत कई हफ्तों तक चला। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से लोगों को एयरलिफ्ट करने, राशन और दवाइयां पहुंचाने का काम किया। भारतीय वायुसेना ने बचाव कार्य में Mi-17 V5, ध्रुव ALH और चीता हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। यह हेलीकॉप्टर्स दुर्गम पहाड़ी इलाकों से लोगों को एयरलिफ्ट कर गुप्तकाशी, फाटा, जोशीमठ और देहरादून जैसे सुरक्षित इलाकों में लेकर गए। एक दिन में 800 से 1000 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। जहां हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सकते थे, वहां सेना और ITBP के जवान पैदल गए। उन्होंने मलबे में दबे लोगों को निकाला, रस्सियों और लकड़ी के पुल बनाए गए और लोगों को एक एक कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। कई जवानों ने 24 से 48 घंटे तक बिना रुके काम किया। कुछ जवानों ने तो 15 से 20 किलोमीटर तक बीमार और बुजुर्ग यात्रियों को पीठ पर उठाकर पहाड़ों से नीचे लाने का साहसिक काम भी किया। इस बीच NDRF की टीम मलबा हटाने, जिंदा बचे लोगों को निकालने की कोशिश में जुटी रही। वहीं SDRF भी स्थानीय प्रशासन की मदद और लापता लोगों की खोज में जुटा रहा। इसके साथ साथ BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन त्रासदी में टूटी सड़कों और पुलों की अस्थायी रूप से जोड़ने की कोशिश में लगातार जुटा रहा। स्थानीय स्वयंसेवी संगठन NGOs ने भी मोर्चा संभाला। कुल मिलाकर हर फ्रंट पर बेहतरीन काम हुआ। ऑपरेशन राहत के दौरान टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स का उपयोग कारगर साबित हुआ। रेस्क्यू के दौरान गूगल मैप, इसरो की सैटेलाइट और साथ ही साथ ड्रोन कैमरों से पता लगाया गया कि कहां कितने लोग फंसे हैं। इसमें टीम बेहतर प्लानिंग के साथ काम कर पाई, क्योंकि टेक्नोलॉजी साथ थी। गुप्तकाशी, अगस्त्यमुनि, ऋषिकेश और देहरादून में अस्थायी राहत शिविर बनाए गए थे। वहां फंसे हुए लोगों को खाना पीना, प्राथमिक चिकित्सा और मानसिक परामर्श दिया गया। एम्स, RML और सेना के डॉक्टर्स की टीमें मौके पर भेजी गई। रेस्क्यू का पहला चरण जुलाई के पहले सप्ताह तक चला, लेकिन लोगों को पुनर्वासित करना और शवों की तलाश करना कई महीनों तक यूं ही जारी रहा। लापता लोगों की लिस्ट बनाना, DNA टेस्टिंग करना और मुआवजा देना, यह सब कुछ लंबी प्रक्रिया का हिस्सा था। कई शव भारी मलबे में दबे थे, कुछ सड़ चुके थे और कुछ की हालत बेहद खराब थी। प्रशासन ने DNA नमूने लेने के बाद उन्हें सामूहिक अंतिम संस्कार में जलाया। इस त्रासदी से उबरने में उत्तराखंड की पूरे देश ने मदद की। लोगों ने चंदा दिया, NGOs ने राहत सामग्री भेजी, सरकार और प्रशासन ने तेजी से काम किया। साल 2014 में केंद्र में नई सरकार आने के बाद केदारनाथ पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को नई गति मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्थिति का जायजा लेने केदारनाथ पहुंचे। हादसे से सबक लेते हुए सुरक्षा का नया ढांचा तैयार हुआ। मंदिर के पीछे सुरक्षा दीवारें बनाई गई, नई सड़कें और हेलीपैड बने, मॉनसून मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया, तीर्थ यात्रियों की संख्या सीमित करने और उनकी GPS ट्रैकिंग की व्यवस्था शुरू की गई। आज का केदारनाथ पहले से कहीं ज्यादा व्यवस्थित, सुरक्षित और हाईटेक माना जाता है, लेकिन वो जख्म अब भी जिंदा है। विशेषज्ञों का मानना है कि केदारनाथ जैसी आपदाएं सिर्फ प्राकृतिक नहीं होती, उनमें मानवीय भूल भी शामिल होती है। गढ़वाल क्षेत्र में अनियंत्रित निर्माण, सड़क चौड़ीकरण,
पेड़ों की कटाई, होटल और रिसोर्ट की भरमार, ये सब कुछ नदी और पहाड़ों के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रहा है। ऑडिट होना चाहिए, पहाड़ों का ऑडिट। उसमें क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं कि पहाड़ों की पोजीशन क्या है और कहाँ कहाँ पर वाटर स्टैक्ड है। इसके अलावा क्या होता है कि ये पहाड़ों पे बहुत इलीगल कंस्ट्रक्शंस होती हैं और बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई, एनवायरनमेंट का नुकसान होता है और हैवी जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जाती है और रोडों का चौड़ीकरण किया जाता है रास्ते बनाने के लिए, जिसके जो ये लोड बियरिंग कैपेसिटी इन पहाड़ों की नहीं है। और लेकिन वो इतना हैवी कंस्ट्रक्शन, हैवी मशीन, हैवी कटिंग और ये जो है काफ़ी वो ब्लास्टिंग भी की जाती है कई जगह। तो जब ये सब करते हैं तो उससे क्या होता है, पहाड़ कमज़ोर हो जाता है। सरकार और जनता दोनों को समझना होगा कि हिमालय कोई सामान्य भूभाग नहीं है। वो एक जीवित, संवेदनशील और अस्थिर पर्वतीय क्षेत्र है जिससे छेड़छाड़ खतरनाक साबित हो सकती है, जैसा हुआ भी। केदारनाथ की त्रासदी ने एक बार फिर बता दिया कि प्रकृति जब रूठती है तो उसकी लहरें सिर्फ पत्थर नहीं बहाती, वो इतिहास बदल देती है। केदारनाथ त्रासदी हमें यही सिखाती है कि श्रद्धा और विकास के रास्ते को समझदारी और संवेदनशीलता से जोड़ना बेहद जरूरी है। एक दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन केदारनाथ की वादियां, वहां के लोग 16 जून को शायद भूले नहीं होंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसा समय फिर कभी ना लौटे, लेकिन बतौर इंसान प्रकृति को संतुलन में रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है, यानी मेरी, आपकी और हम सब की है। अभी तो बहुत एडवांस हो गया है आपदा प्रबंधन। 2013 जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस टाइम में तो इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं थी, लेकिन यह है कि अभी कर ली गई है और काफ़ी जो शेल्टर होम्स वगैरह बनाए गए हैं। अगर वेल इन एडवांस पता लग जाए और जैसे ही स्टोन स्लाइड्स होनी शुरू हो जाती है, मड स्लाइड होनी शुरू हो जाती है, इमीडिएटली हम लोग विकेट करवा लेते हैं। सायरन लगे हुए हैं, अनाउंसमेंट सिस्टम है और लोगों को बहुत ट्रेनिंग दी गई है, इंटेंसिव ट्रेनिंग दी गई है। तो लोग फटाफट अपने घर खाली करके शेल्टर होम्स वगैरह में चले जाते हैं और वहाँ काफ़ी कंट्रोल किया गया। पहले से बहुत कंट्रोल है और अभी जो है नुकसान भी पहले से कम होता है। सबसे बड़ा सवाल ये कि हमने इस प्राकृतिक आपदा से क्या सीखा, कुछ सीखा भी या फिर हम उन तमाम बातों को भूल गए जो उस दौरान हमारे जहन में घर कर गई थी। कहते हैं इंसानों की मेमोरी बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है और जब बुरा दौर निकल जाता है तो हम उसे भूल जाते हैं। दरअसल हम अभी भी ऐसी गलतियां लगातार कर रहे हैं, जिसके कारण बरसात आते ही पहाड़ों से लेकर मैदान तक हर किसी को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। मैदानों में सीवरेज की व्यवस्था नहीं है और पहाड़ों में नदियों के बेहद करीब घर बना दिए जाते हैं और कुछ जगहों पर तो सूखे हुए नालों के बीचों बीच ही घर बना दिए जाते हैं। ऐसे में जब सूखे हुए नालों में बरसात का पानी कभी कभार आता है तो जान और माल दोनों का भारी नुकसान हो जाता है। उम्मीद है कि इंसान इन प्राकृतिक आपदाओं से सीख लेगा और अपने आने वाले कल को बेहतर बनाएगा। पर्यावरण के नियमों को प्राथमिकता देनी होगी। हमें समझना होगा कि जो हमारे रिवर है उसके आसपास का जो उसके आसपास का जो जोन है वो बहुत ही इको सेंसिटिव जोन है, बहुत ही फ्रजाइल है। तो हमें वहाँ पर कंस्ट्रक्शन या अदर एक्टिविटी, इको टूरिज्म, इन सबको लिमिटेड करना होगा। ये समझना होगा कि जहाँ प्रकृति संरक्षण आवश्यक है वहीं पर जो हमारे नियम हैं, चाहे वो बिल्डिंग कोड हो या अदर कोड हो, उनको भी पालन करना जरूरी है। प्रकृति के साथ एक सामंजस्य बनाकर ही इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं का से एक संतुलन प्राप्ति की जा सकती है। इनसाइड आउट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।